नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा और उसके लिए आवश्यक कदम भी उठा दिए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दाखिल कर दी। इसके बावजूद विपक्ष हमलावर है, खास तौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज जम करके बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यह भी कहा कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तो खत्म किया जा रहा है, दलितों का भी आरक्षण खत्म किया जाएगा। उन्होंने तो इस मुद्दे पर विधानसभा को भी बुलाने की मांग कर दी। हालांकि बीजेपी का भी पलटवार आ गया और कहा कि ये चाचा और ये भतीजे, उनके भाई कुछ कहें, इनका कोई असर ही नहीं है जनता पर, क्योंकि हम अपनी नीति और रीत से काम कर रहे हैं। विपक्ष तो ड्रेल हो गया है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसका कोई भी असर नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी तो बाकायदे आंदोलन तक की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी आंदोलन की बात की है कांग्रेस ने भी। हालांकि वो भारत जोड़ो यात्रा में जुटी हुई है, वहां से तो केवल तीखी प्रतिक्रिया आई है और कहा जा रहा है कि ये सरकार तो चाहती नहीं है कि निकाय चुनाव हो। ये सारी भी परिस्थितियां बताई जा रही हैं। लेकिन सियासत गरमा रही है, क्योंकि बात सीधा ये है कि वोट का प्रतिशत 8 है और 52% की आबादी है। ऐसी स्थिति में ओबीसी काफी मायने रखती है। अखिलेश ने तो ये भी कहा कि देखिए, यूपी में ओबीसी की बदौलत सरकार, केंद्र में ओबीसी की बदौलत सरकार, लेकिन उनकी ही भागीदारी नहीं है। लेकिन आज एक दिलचस्प मोड़ और आ गया। ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर हमला बोलने के बजाय अखिलेश पर हमला बोल दिया, मायावती पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ से एक बड़ी मांग करेंगे। क्या मांग करेंगे तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि 2013 में हाई कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ 12 जातियों को मिल रहा है। उस समय अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश कुछ बोले ही नहीं। और इसके पहले भी उन्होंने कहा कि जब सपा और बसपा की सरकार थी, उस समय भी 17 जातियों को लेकर के विवाद खड़ा हुआ था। इनकी केंद्र में भी सरकार थी, इनकी जो है लखनऊ में भी सरकार थी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये सब दिखावटी है, इनका पिछड़ा वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल राजनीति लगातार गरमा रही है, किधर जाएगी, क्या होगी, ये तो देखना है। लेकिन इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से है शैलेंद्र दीक्षित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी से है अभिषेक गुप्त मोनू, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आम आदमी पार्टी से है योगेश दीक्षित, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने घेर लिया है और इस समय बचाव की मुद्रा में आ गई है, इसीलिए तड़ा पर पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन कर दिया गया, आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और आप लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से ओबीसी के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने आपको घेर रखा है। नहीं वर्मा जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मजबूत इरादे और कथनी करनी को स्पष्ट कर दिया आज पूरी तरीके से हिंदुस्तान के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने। हम जब इस चुनाव को लेकर के आए थे
तो रैपिड सर्वे के आधार पर जिस तरीके से 2012 में चुनाव हुआ था, 17 में चुनाव हुआ था, सर्वे करा करके हम इस चुनाव को 27% ओबीसी आरक्षण के साथ हम लाए थे उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग गए हाई कोर्ट में, लखनऊ की बेंच पे उन्होंने जा करके याचिकाएं दायर की, और जब उसमें ये परिणाम आ गया कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ही ये आरक्षण लागू किया जा सकता है और बिना आरक्षण के चुनाव कराया जाए, पहले दिन से ही हमारी इस पार्टी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी ने, हमारे नगर विकास मंत्री ने, सारे नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि हम जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराएंगे तो ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के साथ ही कराएंगे। और हमें लगता था कि जो माननीय उच्च न्यायालय से कहीं कुछ छूट गया या जो भी हुआ, जिस निर्णय से हम सहमत नहीं हुए, आज उस निर्णय को भी हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनौती दी है। तो जो लोग केवल इस बात को मुद्दा बना रहे थे या बना रहे हैं, जो लोग कल तक उनके साथ खड़े थे, जो याचिकाएं दायर कर रहे थे, जो आरक्षण के विरोधी थे, जो लोग चाहते थे कि इसी के आधार पर समाज को बांट करके उत्तर प्रदेश के विकास को कमजोर किया जाए, आज वो बेनकाब हो गए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सर्कुलेशन कैबिनेट के आधार पर बिना समय गंवाए हुए जितनी तेजी से ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आयोग का गठन किया, जितनी तेजी से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और जितनी तेजी के साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रथम याचिका उत्तर प्रदेश की सरकार ने दायर की जाकर के कि इस निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए, मुझे लगता है कि अब कहीं कुछ बचा नहीं है। और जो लोग आरक्षण के मुद्दे पर, ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे या लोगों का विश्वास जीतना चाहते थे, वो बेनकाब हो गए हैं। शैलेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जब एक व्यवस्था थी ट्रिपल टेस्ट की और ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में देखा गया था कि वहां पर नहीं चली और ट्रिपल टेस्ट कराना ही पड़ा, तो ऐसी स्थिति में क्या योगी सरकार से ये चूक नहीं हो गई कि अगर ट्रिपल टेस्ट करा लेते तो आज ये स्थिति उत्पन्न न होती? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी रैपिड जो है सर्वे से ही चुनाव हुआ था। 17 में भी रैपिड सर्वे से हुआ था और ये निर्देश कोर्ट का ही था कि रैपिड सर्वे से पिछड़ी जातियों की गणना की जाए और इसके बाद उनका संख्या बल के आधार पर सीटों को आरक्षित किया जाए। तो हमने उसी को आधार बनाया। वर्मा जी, स्पष्ट तौर पर जो आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश में बहस है, ये तय हो गया है कि हर प्रदेश का अलग अलग आकलन है, अलग अलग सर्वे है और उसके हिसाब से राजनीतिक आरक्षण की बात तय की जा सकती है। तो हमारा इरादा नेक था, हमने सर्वे के आधार पर ही इस बात को तय किया कि हम चयन करेंगे, इन क्षेत्रों को वहां पर जाएंगे और उनको आरक्षण देंगे। लेकिन ये बात सही है आपकी, ट्रिपल टेस्ट को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं कहीं पर जजमेंट दिए हैं, तो हम उस बात से अपने को पीछे भी नहीं हटा रहे हैं। हमारा इरादा चूंकि नेक है और हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है, इसलिए हमने बिना समय गंवाए हुए आयोग, पिछड़ा आयोग का गठन भी कर दिया है, उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं चाहती, उनको अब फिर से सोचना पड़ेगा कि अब कौन सा आरोप लगाएं। जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन रही है, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि अब कौन से आरोप लगाएं, क्योंकि आज ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को उनका पूरा अधिकार दे करके ही उत्तर प्रदेश में चुनाव का संचालन करेगी। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो चले भी गए। हमें लगता है कुछ थोड़े समय बाद हमारी बहस की तारीख भी सीजीआई महोदय के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाएगी और मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, निकाय का चुनाव होगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को पूरा अधिकार देगी, जिस तरीके से हमारे इरादे थे। और 27% हमने आरक्षण दिया था, हमने 2 शर्तें पूरी करके किया, हमने सर्वे भी किया है, हमने 27% आरक्षण भी दिया है और हमने इस आरक्षण को 50% की सीमा के अंदर भी रखा है। ठीक बात। मोनू, ये बताइए कि जब सरकार कह रही है कि भाई बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा और उन्होंने उस दिशा में अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी, आयोग भी गठित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, तब ऐसी स्थिति में आपके आरोप में क्या दम है कि वो सौतेला व्यवहार हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, अब दलितों आपका भी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? ये फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं? इस आरोप में क्या दम है? मैं ये जानना चाहता हूं जी कि हाई कोर्ट के जजमेंट के
तुरंत बाद किसका बयान आया था जिसपे चर्चा शुरू हुई? किसने सबसे पहले ट्वीट करके इस आदेश पे अपनी असहमति जाहिर की थी, अपना विरोध व्यक्त किया था? वो थी समाजवादी पार्टी। उसने कहा कि कोर्ट का जो जजमेंट है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, ये सरकार का फेल्योर है जो सरकार ने पिछड़ों की बातों को कोर्ट के सामने नहीं रखा, जिसमें कोर्ट ने पिछड़ों के अगेंस्ट में जजमेंट दिया। इन स्थितियों में समाजवादी पार्टी पिछड़ों के साथ खड़ी होगी, आवश्यकता पड़ेगा आंदोलन करेगी, लेकिन पिछड़ों के हक की लड़ाई को लड़ती रहेगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्जन आया कि नहीं नहीं, हम जो है बगैर पिछड़ा आरक्षण कराए हुए चुनाव नहीं कराएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो मैंने सर्वे कराया, रैपिड सर्वे कराया है, रैपिड सर्वे हुए, लेकिन रैपिड सर्वे में सरकार ने मानकों की अनदेखी करते हुए रैपिड सर्वे पे आरक्षित सीटों पे जहां बैकवर्ड की संख्या अनुपातित नहीं थी वहां पे उन्होंने बैकवर्ड किया। जहां जैसी मर्जी हुई, आरक्षण का ध्यान रखा, लेकिन जहां उनको जैसी आवश्यकता हुई अपनी मर्जी के हिसाब से मेयर के और जो है के प्रत्याशियों का चयन में अपनी ताकत का उपयोग और दुरुपयोग किया। उन्होंने आरक्षण और जो परसेंटेज के हिसाब से ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, आकलन होना चाहिए, सरकार ने अपनी मर्जी के हिसाब से घोषित कर दिए। अब उस पर आपत्ति आई, सरकार आरक्षण के बाद आपत्ति का मौका देती है, तो आप निर्वाचन कार्यालय सरकार के द्वारा आपत्तियां की जाती है कि जनता इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करे, तो लोगों ने अपनी अपनी आपत्ति दिखाई। आपत्ति देने के बाद उसमें तर्क दिए गए कि इन तर्कों के आधार पर इन सीटों का रिजर्वेशन ऐसे नहीं होना चाहिए, इसकी व्यवस्था ऐसे है, इसमें वोटिंग परसेंटेज का ध्यान में रख के कहां पे बैकवर्ड होना है, कहां पे सामान्य होना है, उन पक्षों को रखना चाहिए। सरकार नहीं हो पाई, उसमें फेलियर हो गई। उसके बाद जब देखा कि सरकार कोर्ट ये चाह रही थी कि समय पे चुनाव हो जाए, तो उस कोर्ट ने यह निर्देश कर दिया कि आप बगैर आरक्षण के चुनाव करिए। सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। सरकार ने मन बना लिया था कि अब मुझे चुनाव नहीं कराना, मुझे चुनाव 6 महीने। दिल्ली का रिजल्ट लेकर के सरकार के मन में भय था कि ऐसा ना हो। उत्तर प्रदेश में भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो और गिरे, इसलिए सरकार ने ऐसे बिंदु रखे अपने लोगों को, जो वहां पे प्रेजेंटेशन की जो उनके महाधिवक्ता थे, जो उनके अधिवक्ता थे, वो ऐसे क्लाजों को नहीं रख पाए, जिस कारण कोर्ट ने अपने निर्णय देने पे बात हो। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। योगेश, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप भी मुद्दा उठाए और आप तो कह रहे हैं कि हम क्या यात्रा निकालेंगे, कुछ आंदोलन करेंगे, आरक्षण बचाओ, क्या है आपकी भूमिका इस दिशा में? जेएमडी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और 100 चूहे खाके बिल्ली हज को जाए। आप वर्मा जी इसको देखने की अगर कोशिश करें, सरकार के द्वारा आरक्षण किसको दिया जाएगा, कहां कहां पे कौन सा आरक्षण होगा, वो नीति बनाने का काम सरकार का होता है। सरकार के बीच के लोगों ने, कई सारे विधायकों ने जब ये आरक्षण लागू हुआ तो उन लोगों ने खुले तौर पर इसका विरोध किया, इस आरक्षण का, कि इस तरीके का आरक्षण नहीं होना चाहिए पहले। और जब इसके बाद बहुत सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, और जैसे ही फैसला आता है प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हम बिना आरक्षण के चुनाव को नहीं कराएंगे। तो मेरा मानना है कि सबसे पहला फेल्योर इस सरकार का है, जिसने जनगणना ना करा के और उसको इस तरीके की कोई जानकारी नहीं रही कहां पे कौन आरक्षण होना चाहिए। ये जो सरकार है ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये गुमराह करने का काम करते हैं। पहली बात, ये चुनाव नहीं कराना चाहते, इनको चुनाव आगे ले जाना था। अब चुनाव आगे ले जाए तो ऐसी स्थिति पैदा करनी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, उसके बाद उच्च न्यायालय में सरकार ने जो अपनी अभी बात रखने की बात करी है कि 2 तारीख को जाके वहां पे चर्चा होगी, ये पूरी तरीके से चर्चा इस बात पे होने वाली है कि इस चुनाव को कैसे टाला जाए। मैं आपको दिल्ली के चुनाव के बारे में, एमसीडी के चुनाव के बारे में बताऊं। अमित शाह महोदय जब राज्यसभा में खड़े होते हैं और वो एक बात कहते हैं कि ये बताइए संजय सिंह जी, क्या आप चुनाव, जब 6 महीने बाद चुनाव होगा, हम जो प्रक्रिया करना चाहते हैं उसके बाद
क्या आप चुनाव हार जाएंगे? दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में बाहर करने का काम किया है और इस बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में काफी बेहतर काम करने वाली है। और 2 तारीख को जिसकी वर्मा जी आप बात कर रहे थे, अभी तक सारी पार्टियों ने कहा है हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमने इस बात की घोषणा कर दी है कि 2 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा जो आंदोलन है, जो हम लोगों को यात्रा करनी है, वो यात्रा हम 2 तारीख को करेंगे। बहुत अच्छी बात। शैलेश जी देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ आई हैं। एक तो ये बात साफ आई है कि आप चुनाव नहीं चाहते थे और यही कारण है कि आपने जो एक प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया, नंबर 1। और दूसरा, आप चाहते थे 6 महीने और उसका प्रमाण ये भी मिल गया कि जब हाई कोर्ट ने यह कहा कि 31 जनवरी तक चुनाव करा दीजिए, तो आप इस बात पर अड़ गए कि नहीं, हम तो भाई ओबीसी को ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो भी जो है बड़ी राजनीति है। तो आप इस बात पे अड़ गए। आपने जो गठन किया पिछड़ा वर्ग आयोग का, उसका भी कार्यकाल 6 महीने कर दिया है और आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप ये कहेंगे कि ठीक है हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, लेकिन कृपया करके हमको समय दिया जाए, जो 31 जनवरी की बाध्यता है उसको खत्म कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं, और ये भी साफ हो रहा है कि जो एमसीडी का चुनाव हुआ, दिल्ली में जो चुनाव हुआ, उसको मद्देनजर भी आप कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं वर्मा जी, ऐसा ना कि 2-3 बातें हैं जी। अगर हम चुनाव नहीं कराना चाहते थे तो हमने इतनी जल्दी आयोग का गठन क्यों कर दिया? जी। सबसे पहले हम याचिका करने के लिए गए। हाँ। तो जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसको सड़क पर तो चुनौती दी नहीं जा सकती है, उसको चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में ही जाना था। हम गए, बिना समय गंवाए गए। और जो लोग आरक्षण को लेकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं वो अभी अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अब कौन सा तरीका ढूंढा जाए। दूसरा, आपने कहा ये आयोग गठन किया गया, आयोग का सामान्यतः गठन 6 महीने के लिए होता है। अगर 6 महीने में उसके क्रियाकलाप पूरे नहीं होते या जरूरत पड़ती है तो महामहिम जी उसको फिर आगे बढ़ाते हैं सरकार की सिफारिश पर। तो 6 महीने के गठन का मतलब ये नहीं कि चुनाव 6 महीने आगे होंगे। हमारा इरादा नेक है, हम रैपिड एक्शन के माध्यम से गए थे, सर्वे के माध्यम से गए थे। ये बात सही है कि सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने जजमेंट क्या दिया, उन्होंने कहा कि आप ये भी तो परख लीजिए कुछ क्षेत्रों में क्या इसकी आवश्यकता है कि उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। उन्होंने इस बात पर प्रश्न नहीं खड़ा किया कि कौन सी सीट आरक्षित है, कौन सी अनारक्षित है। इस पर कई सवाल जजमेंट बने, 82 पेज 87 पेज का जजमेंट है, पढ़वा लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि एक इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए था जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया है। तो ये बात हम मानते हैं। हमने सवाल ही खड़ा हो रहा नहीं, आखिर आप मानते हैं नहीं, आपने नहीं सुनिए, क्यों नहीं किया? नहीं आप सुनिए, तो 2012 में 2017 में उत्तर प्रदेश में इसी आधार पर चुनाव हुए। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने रैपिड सर्वे से चुनाव कराया। हर प्रदेश की अलग अलग हालात है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, जब हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, माननीय उच्च न्यायालय से हम सहमत नहीं हुए, हम सर्वोच्च न्यायालय पर गए, तो सारे दलों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा विरोध क्यों करें? हमारा विरोध। एक बात है, आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो उनका निर्णय आया है उसका एक पक्ष लेकर के गए हैं कि भाई ये हमको समय दिया। नहीं, समय पर नहीं गए। अगर तो आपने भी हम उस निर्णय से असहमत होकर के गए जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए। हम उससे सहमत नहीं है, इसलिए हम गए। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब हम कहते हैं कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे, तो जो लोग आज हमारा सड़क पर उतर करके विरोध करने की बात कर रहे हैं, क्या वो ये ताकते हैं जो ओबीसी का विरोध करना चाहते हैं? दूसरी बात, एक हम बात और आरोप लगाना चाहते हैं कि आज जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो कहते हैं कि दलित हमारे साथ आ जाएं, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, वो घड़ियाली आंसू बहाने वालों से उनका चरित्र क्या रहा है? उनका ओबीसी चरित्र रहा है। कुछ लोग, कुछ परिवार, कुछ रिश्तेदार, उनका ओबीसी चरित्र गांव-गांव में हमने देखा है। उनकी हिंसक लाठी दलित के लिए संविधान बन जाती है। वो लोग आज दलितों की बात कर रहे हैं, वो लोग आज पिछड़ों की बात कर रहे हैं जो परिवार में सिमट करके रहे। मोनू क्या कहेंगे जल्दी से? देखिए, ऐसा है, आपकी जो बातें हैं इन बातों में कहीं दम नहीं है। आप कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू बना रहे हैं। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है।
कोर्ट कहता है, हम कोर्ट की बात का निरादर नहीं करते, लेकिन हम सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं कि सरकार ने ऐसे पक्ष नहीं रखे। पक्ष रखना सरकार का दायित्व होता है। सरकार का जो वहां वकील होता है, महाधिवक्ता होता है, वो सरकार का पैरोकार होता है। उसके द्वारा अच्छे या बुरे जो भी कार्य होंगे वो सरकार की तरफ से अगर उसका एफिडेविट भी जाता है तो सरकार उसकी मंजूरी देती है, तब वो एफिडेविट लगाता है। तो अगर सरकार अपने कामों में फेलियर हो जाएगी तो हम जिम्मेदार किसको मानेंगे? सरकार को। आप दो बातें कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं जजमेंट आने पे आप जो क्यों कह रहे थे मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, दूसरी तरफ आप एक ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम तुरंत आयोग भी बनाएंगे। तो आपने माना कि आप द्वारा की गई नीतियां कंप्लीट नहीं हुई थी, ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया था, आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की थी, जिस कारण कोर्ट ने आपके दिए गए आरक्षण को डिनायल कर दिया और सरकार ने कहा आप द्वारा की गई प्रक्रिया ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो भी बता रहे थे 2011-2017 की, 2011 में भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं आई, उसमें कोर्ट ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की, क्योंकि हमने उन ट्रिपल टेस्टों का पालन किया था। उसमें ना कोई याचिका आई थी, ना कोई ऐसी पॉलिटिकल, ना कानूनी रूप से कोई विधिक प्रक्रिया थी कि जिसपे हम लोग को आरोपित किया जाए। इस पे सर कोर्ट ने आपको आरोपित कर दिया है कि भाई आपने ट्रिपल टेस्ट का कानून का पालन नहीं किया, आपने सुप्रीम कोर्ट की दी गई गाइडलाइनों का पालन नहीं किया, इसलिए आपके पक्ष को हम खारिज करते हैं और इस पे सामान्य आरक्षण को विलीन करके चुनाव कराने का काम कर रहा है। सरकार ने आरक्षण देश में 50% आरक्षित लोग हैं, अगर हम इनके पक्ष में अगर नहीं बोलेंगे तो ये मेरा जनाधार खिसक जाएगा, हम किसी राज नहीं बचेंगे। और मैं अगर कहीं दलित मुझसे नाराज होगा तो सरकार का साथ वोट बैंके खत्म की श्रेणी पे आ जाएगा। ये तत्काल सरकार ने आनंद फानन रूप से अपना पक्ष रख के कहा नहीं नहीं जो हुआ है गलत हुआ है, हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव लड़ेंगे। सरकार ने अपने आप को ढकने का काम किया, अपनी कमी को उजागर करने का काम कमी उजागर कोर्ट ने किया और इन्होंने फिर ढकने का काम किया। आपने अभी एक बात कही कि कोर्ट में अपना पक्ष नहीं मजबूती के साथ रखा, हाँ। ठीक है, तो मैंने कि मजबूती के साथ पक्ष क्यों नहीं रखा, इसके पीछे कारण क्या? देखिए मंशा, जिसे हमने आपको बताया अभी दिल्ली चुनाव को टालना चाहते थे। हाँ, नगर इनकी मंशा थी, इनका नगर निगम का इनका जमीन पे इनकी इस समय एक विजन है, इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उस पे ये किसी प्रकार की आंच नहीं आने जाते हैं। क्योंकि अगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं आता है, इनकी मेजॉरिटी में नहीं आता है, तो उसका खामियाजा इनको लोकसभा में झेलना पड़ेगा। इसलिए इनको इस चीज का डर था। दूसरा, दिल्ली के जो चुनाव के रिजल्ट आए उससे भी ये भयभीत में रफू करने के चक्कर में समय लेने का काम किया है। हमको जो ये समझाइए कि आप भी कह रहे हैं कि आरक्षण ये खत्म करना चाहते हैं, ये कैसे आप कह रहे हैं? भाई ये तो मान सकते हैं, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, ये तो मैं मान सकता हूं कि ये चुनाव टालना चाहते हैं, इन्होंने ये सब कर लिया, लेकिन आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और आप आंदोलन चला रहे हैं कि आरक्षण बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भैया कहाँ खत्म कर रहे हैं जो आप बचाओ बचाओ कर रहे हो? ये जरा हमको समझा दीजिए। देखिए, ये देश आरएसएस की किताब से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। ये लोग करते क्या है, पहले सामने ऐसी चीजें बना देंगे, लोगों को एक ऐसा रूप और प्रारूप दिखाने का काम करते हैं। ये प्रारूप है। एक प्रोग्राम में मोहन भागवत जी ने कहा था कि मैं मंच से ये बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये उस आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। उनके लिए पुनर्विचार आरक्षण को खत्म करने वाली दूसरी बात वो समझिए। ये जो स्थिति को लेके जा रहे हैं, जो आरएसएस से देश को चलाना चाहते हैं, देश संविधान से चलेगा। और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ है। और आने वाले टाइम पे चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ऐसा काम कर हो गया। शैलेंद्र जी, एक जो इन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने ये बात कही थी, ये बात सही है कि आरएसएस प्रमुख ने ये बात कही थी कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, जिसको लेकर के बिहार में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हो गई थी और समय चुनाव थे। और
जो है भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा था कि मरते मर जाएंगे लेकिन आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, ये भी कहना पड़ता है। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के आधार पर चलती है, तो क्या उस दिशा में, उस एंगल की ओर जो इनका आरोप है उस पर तो कोई काम नहीं होगा? देखिए वर्मा जी, ये पूरे स्पष्ट नीति है भारतीय जनता पार्टी की। वो दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आज हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा अगर किसी पर विश्वास करती तो भारतीय जनता पार्टी पर भी दोनों समाज विश्वास करते हैं। जो ओबीसी का माला पहन के उत्तर प्रदेश में घूमते थे और परिवारों तक सत्ता को समेट लिए थे, उनकी क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में आपके सामने है, संख्या बल देख लीजिए। तो ये स्पष्ट है कि हम किसी के अधिकार को छीनने के लिए नहीं आए, हम सबका साथ और सबका विकास लेकर के आए हैं। इस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। हमारे साथी कह रहे थे कि आरएसएस की विचारधारा से देश नहीं चलेगा, हम भी कहते हैं कि हम देश संविधान के आधार पर चलाने आए हैं। हम समाजवादी पार्टी की हिंसक लाठी के बल पर गांव-गांव में देश चलाने के लिए नहीं आए हैं। हम आप पार्टी की तरह शराब माफियाओं के साथ दिल्ली में बैठ करके, या जो मंत्री इनके दिल्ली में जेलों में बैठ करके मसाज करा रहे हैं आतंकवादियों से, उनके सहारे देश चलाने नहीं आए। हम इस गांधी के देश को बाबा साहब के संविधान से चलाने आए। हमने उसके जगह जगह पर उदाहरण भी प्रस्तुत किए। आज अगर उत्तर प्रदेश में, एक मिनट हमें बोलने दीजिए फिर आप बोलिए, आज अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चिंता किसी ने व्यक्त की है ओबीसी के आरक्षण पर, तो मोदी और योगी की सरकार ने व्यक्त की और उसको कथनी को करके दिखाया है। जो लोग इसको वोट की राजनीति कर समझ रहे थे, उनके मुंह पर आज करारा तमाचा मारा कि तुम इसको वोट की राजनीति मत समझो, ये उनका अधिकार है, उनको हम देंगे, हम वोट की बाद में सोचेंगे। और ये भी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम निकाय चुनाव में भी लहराएगा। हमारे साथी बार बार एमसीडी चुनाव की बात करते हैं। 15 साल बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों से पीछे रह गई। 100 से अधिक सीटें हमारे पास है। हमारी आप 15 साल बाद आप जो सरकार में थी वो 25 सीटें पीछे। आपका गुजरात में क्या हाल हुआ, आपका हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, आपका कुछ नहीं हुआ, आपको वहां पर खाता नहीं खुला। और आज जो है आप दिल्ली में आप शराब माफियाओं के साथ खड़े होकर के और दिल्ली चलाना चाहते हैं आप, तो आप पार्टी जो ये सपना देख रही है उसका सपना सफल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी इच्छा शक्ति के साथ ओबीसी के समाज के साथ है। उनके 27% आरक्षण के साथ हम उत्तर प्रदेश में चुनाव कराएंगे, हमारे इरादे में। शैलेश जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अभिषेक, जरा ये बताइए कि अभी शैलेश जी कह रहे थे कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम आरक्षण के पक्षधर हैं और इसीलिए हम उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तत्परता के साथ हमने कार्रवाई की। कहीं कहीं उनका निशाना ये भी है कि आप जो है स्वयं दलितों पर और कमजोर वर्ग पर गांव में हमले बोलते हैं। आप किस मुंह से आरक्षण की बात कर रहे हैं? दूसरा, आपने ये भी कहा कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो यादवों की विरोधी थी, लेकिन अब तो सब पिछड़े वर्ग की विरोधी हो गई है। क्या आपके इस कृत्य को या आपके इस फैसले को, आपके इस प्रस्ताव को, क्या ये न माना जाए कि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है और एक मौका मिला जिसमें की सारी स्थितियां साफ है, उसके बावजूद भी आप कूद पड़े हैं और किसी न किसी तरीके से लाभ उठाना चाहते हैं? देखिए, हम देश के संविधान को मानते हैं। संविधान में एक आरक्षण व्यवस्था लागू हुई। जब लागू हुई तो उसका पालन कराने के लिए सब लोग बाध्य हैं। जनता ने हमको चुना है कि आप जाइए, हमारी आवाज को सदन में उठाइए, लोकसभा में उठाइए, विधानसभा में उठाइए और ऐसे हर उस मंच पे जहां पे हमारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश रखी जाए जिसमें हमारे अधिकारों का हनन किया जाए, उन मुद्दों पे आप हमारी आवाज उन स्थानों पे रखिए जहां पे इसकी सुनवाई होती है, वहां हम उठाने का काम कर रहे हैं। और एक बात आपने कही, पार्टी की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इनको एक नारा देना चाहिए कि मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं। इन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम पिछड़ों को के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इन्होंने माना
कि अगर पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला तो उनके साथ ये अन्याय होगा और ये अन्याय हमारी सरकार में होने जा रहा है, उसको हम रोकने का काम करेंगे। अगर हम इसको नहीं रोक पाए तो पिछड़े समाज के लोग जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कट के भाग जाएंगे और आने वाले निगम के चुनाव पे हमारी स्थिति बस से बदतर हो जाएगी। इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि नहीं, हम पिछड़ों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार, ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे उनके ऊपर कोई दिक्कतें आए। तो उन्होंने मान लिया ना, इन्होंने कहा वोट बैंक की राजनीति है ना, पिछड़े वर्ग का वोट बैंक प्रदेश पे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पे है। अब इनको लगा अगर वही वोट बैंक खिसक गया तो हमारी राजनीति तो खत्म हो जाएगी। तो इनके तुरंत डिप्टी सीएम बोले नहीं, मैं पिछड़ों के साथ कुछ अन्याय नहीं होने दूंगा। वो अपने आप को पिछड़ा समाज का नेता साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहे हैं। और आप रहे कि विपक्ष की बात, आप ये बताइए, अगर विपक्ष जनता की बात, जनता को विपक्ष में हम लोग भी जनता के बीच से चुन के आए हैं, हमारे विधायकगण, हमारी पार्टी के जो जितने सांसद हैं, विधायक हैं, सब जनता के बीच से चुन के आए हैं। अगर सरकार के विधायक, सरकार के मंत्री, सरकार के लोग किसी व्यवस्था के खिलाफ मौन होते हैं तो विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है हर उन मुद्दों की आवाज बनकर के सदन में और जनता के बीच में मीडिया के सामने रखे, जिससे जनता का कोई नुकसान ना हो। लेकिन आप जिस तरीके से हमलावर हुए, शिवपाल ने तो कहा कि कार्यकर्ता तैयार हो जाए आंदोलन के लिए और आरक्षण से बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा, हम करेंगे। जैसे कि अखिलेश ने जिस तरीके से हमला बोला, जिस तरीके से आपके यहाँ नरेश उत्तम ने या और भी लोगों ने हमला बोला, उसको जो है उसकी धार को केवल एक बात में कुंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने, कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। तो अब फिर तो आपका मुद्दा तो कुछ रह नहीं गया। कैसे नहीं रह गया? हाँ। देखिए, सरकार ने अपना प्रयास किया, हमने उसकी आवाज उठाई कि अगर आपने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया तो हम आंदोलन होकर सड़क पे उतरेंगे और इस आंदोलन को प्रदेश नहीं पूरे देश में जन आंदोलन बना करके पिछड़ों की लड़ाइयों के लिए संघर्ष करेंगे। इसलिए सरकार तुरंत बैकफुट पे आते हुए कहा नहीं, हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। ठीक बात, नहीं, सुन लीजिए, उन्होंने कहा हम कोर्ट का आदेश। सरकार को यह नहीं कहना चाहिए था कि पिछड़ों से आरक्षण नहीं होगा, सरकार को यह कहना चाहिए कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से हम असहमत हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, पिछड़ों के साथ हम क्या नाम है आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे, पिछड़ों के खिलाफ आंदोलन वो क्या नाम है निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने वोट बैंक की राजनीति की, आपका केवल सरकार का एक व्यू, एक निर्णय होना चाहिए था या सरकार को एक बयान जारी करना चाहिए था कि कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है, इस मामले में हम आरक्षण के समर्थन में हैं, हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख करके व्यवस्था के अनुसार, नियमानुसार, आरक्षण के अनुसार चुनाव कराएंगे। योगेश, क्या ये माना जाए कि आम आदमी के पास जो है कोई वोट बैंक नहीं है और इसके प्रयास भी गए, विधानसभा का चुनाव इस बात का द्योतक है? क्या आपने भी नहीं देखा कि ओबीसी का मुद्दा उठा है, चलो कुछ इसी में हाथ धो लिया जाए, इसीलिए ओबीसी का मुद्दा आप भी उठा करके 2 तारीख को अपनी पद यात्रा निकाल रहे हैं? क्यों? जबकि फिर मैं वही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहिए योगी सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या मतलब रखता है आपकी यात्रा का? मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं अपने वोट बैंक के बारे में। मेरा वोट बैंक वो है जिसको शिक्षा चाहिए, ठीक। मेरा वोट वो है जिसको अस्पताल बेहतर चाहिए, ठीक। मेरा वोट बैंक वो है जिसको सड़कें अच्छी चाहिए, जिनके स्कूल बेहतर होने चाहिए। डोर स्टेप डिलीवरी जो दिल्ली में चलाने का काम हम लोग कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, ठीक। अब आप जो बात कर रहे हैं कि
आरक्षण को लेके जो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, मैं बार बार एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब आपको पहले जनगणना करा के रेंडमली ये तय करना होता है कि कहां पे कौन सी सीट होगी, ये जो पूरी गलती करी गई है ये तो पूरी सरकार की है ना। सरकार इसको पूरी तरीके से ये जिम्मेदारी ले कि ये हमसे गलती हुई है। मैं बार बार स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को अभी इसलिए नहीं कराना चाहती है, दिल्ली का प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ता हुआ नजर आएगा। ये सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव। अच्छा, एक लाइन में अभी आप कह रहे हैं कि वो हमारा वोट बैंक वो है, वो शिक्षा जाएगा। तो फिर क्यों अगर अच्छा मान लिया वर्मा जी, जो संविधान में है, मानिए वो वोट बैंक है आपका, मैं मानिए, तो विधानसभा में वो वोट बैंक कहाँ चला गया था? देखिए ऐसा है, जनता जब चुनाव होता है, सामने जो हम लोग चुनाव में जाते हैं, जब हम कैंपेन करते हैं, सामने देखती है कि चुनाव किसके किसके बीच में होता है। आज जैसे दिल्ली में आपने चुनाव को देखा, वहां पे कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाती है, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो जाती है। दिल्ली में हमने चुनाव हराने का काम वहां पे हरा दिया। गुजरात में हम बड़ी ताकत से चुनाव लड़े। अभी दीक्षित जी कह रहे थे कि नहीं वहां पे क्या है, मैं कह रहा हूं वहां पे 5 विधायक हैं। तो 5 विधायक है ना, 5 विधायक मतलब थोड़ी आप सत्ता में आ गए। 5 विधायक से आप 5 विधायक को आप अपना जनाधार मान रहे हैं। तो आपकी राजनीतिक सोच कितनी और समझ कितनी अच्छी है, इसी से पता चल सकता है कि गुजरात में 5 विधायक आप उसको अपना जनाधार मान रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जब हम पहुंच रहे हैं, यहाँ की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन संजय भाई जो हमारे राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, वो पूरी तरीके से एक एक बात जो दिल्ली की और पंजाब की जो है, जहां हमारी सरकारें चल रही हैं, दो वर्मा जी जो 2 सरकारें चल रही है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैंडेट की सरकार चल रही है, ये बात आने वाले समय में बेहतर हो। एक दो सपा का ये भी मोनू ने एक बात कही कि कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से इनकी पार्टी हमलावर हो गई, उसके कारण बीजेपी बैकफुट पर चली गई और उसने तुरंत आनन फानन में कह दिया कि नहीं चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा और पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठित कर दिया, क्योंकि आपने घेराबंदी आपकी कर ली गई थी और इसी कारण आपको बैकफुट पे जाना पड़ा और आप कोर्ट भी चले गए। क्या कहेंगे आप? देखिए वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जीवंत सरकार उत्तर प्रदेश में। मैं मोनू भाई से को बताना चाहता हूं कि जब हम इस चुनाव में गए और नोटिफिकेशन हुआ आरक्षण का या चुनाव का जो भी है, तो उसमें 27% ओबीसी आरक्षण के साथ गए। तो जो ये कहते हैं कि हम ओबीसी के साथ नहीं थे, वो झूठे साबित होते हैं, क्योंकि पहले दिन से 27% आरक्षण के साथ ओबीसी के हमने चुनाव की नोटिफिकेशन कराया, उसके हम कराने जा रहे थे। बात यह कि जो उसकी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उठाया गया, उससे हम पूरे सहमत नहीं हुए और जो हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव आप करा सकते हैं लेकिन आप बिना आरक्षण के कराइए, हम उससे भी सहमत नहीं हुए। ये हमारा मजबूत इरादा था कि हम किसी से डर दब नहीं रहे थे, हम उन ताकतों से भी नहीं डर रहे थे जो इस प्रदेश में ओबीसी के अधिकारों को छीन करके या ओबीसी के अधिकारों को एक परिवार तक सीमित करके, या जो ताकतें बसपा की जो अपने जनाधार को बेच के काम कर रहे थे हमारे साथी, उनसे भी हम नहीं डरे। हमने कहा कि हमारा इरादा तय है कि हम 27% ओबीसी के साथ जाएंगे। अगर प्रक्रिया में कहीं सवाल उठते हैं तो उस पर भी हम विचार करेंगे। और सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने रात भर के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आयोग का गठन कराया, क्या उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस तरीके से कोई आयोग गठन हो गया? दूसरी चीज, एक चीज और, जो हमारे साथी बगल में बैठे आप वाले, मैं इनको बता देना चाहता हूं, अभी फिर आपके बहस में आएंगे जिस दिन विजय उठा रहे होंगे। ये 17 में खाता खुला था, आप पार्टी के उत्तर प्रदेश में न 22 में खुलने जा रहे हैं। और दिल्ली की जीत का जो दावा कर रहे हो, जिस तरीके से जनाधार आपको मिला था, उसके अनुपात से कितने प्रतिशत वोट आपको रह गया है एमसीडी में, अगर उसका सही अध्ययन कर लिया जाए तो आप नीचे जा रहे हो, आप दिल्ली में भी नीचे जा रहे हो। चलो ढेर वहां पे सवाल चलो होगा। मोनू कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, जैसे आपने कहा कि जो आरक्षण है, आरक्षण लागू करने की सरकार आप बात कर रहे हैं, आप हर चीज को सरकार ने आपने आरक्षण की व्यवस्था लागू की, ये होती रही है। हर सरकारें रही, बसपा की रही, सपा की रही, भाजपा की रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया
कि आपको देश में संविधान के हिसाब से आरक्षण लागू करना है, उसके लिए ये निम्नलिखित हम क्लॉज दे रहे हैं, इसके तहत आप काम कराइए और ऐसे आरक्षण करिए। सरकार ने उन आदेशों को जब मानने से इग्नोर करके अपने नियमानुसार उन्होंने उसका आरक्षण कर दिया। अब आरक्षण गलत हुआ तो लोगों की उस पर आपत्तियां आ गई। वो तो आप बता चुके, वो विषय अलग है। बर्बादी आप जो कर रहे हैं ना, ट्रिपल टेस्ट का विषय ही अलग है। क्या विषय अलग है? टेस्ट का विषय ये है कि जिन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, क्या वो उसकी पात्रता की श्रेणी में है, योग्यता क्या उनकी है कि नहीं, ये हाईकोर्ट जानना चाहता है। ठीक, मैं यही आयोग भी गठित कर दिया, बोले भाई हमने आयोग भी गठित कर दिया कि वो जांच करके आयोग कर देगा। जब हाईकोर्ट कह रहा है तो हमने हाईकोर्ट ने हम जिनको रमेश जी भाई ट्रिपल टेस्ट का मतलब ये नहीं दिया हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप ये करिए। हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई निर्णय दे दिया कि आप बगैर आरक्षण के चुनाव कराइए। इसमें विरोधाभास है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप ट्रिपल टेस्ट से नहीं जाना चाहते तो आप बिना आरक्षण के जाइए। हम जाना नहीं, हमने आयोग भी उनकी पात्रता पर रमेश जी आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का वायलेंस किया, आपने उल्लंघन किया। हो जा रहा अभी 2 दिन के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में हम गए, ये भी तय हो जाएगा। चलिए मैं आपकी बात मान गया और सरकार का भी प्रयास है, अब देखिए आगे क्या होता। लेकिन शैलेंद्र जी आपसे एक सवाल है, वह नीतिगत सवाल है और आप काफी समय से राजनीति में हैं। एक समय था जबकि बैकवर्ड को कोई पूछता नहीं था, वोट बैंक दलित में जाता था, वोट बैंक माइनॉरिटीज में चला जाता था और वोट बैंक ब्राह्मणों में सवर्णों में चला जाता था। आपने बहुत है, क्या अब आप मानते हैं कि राजनीति का ऐसा पलटा खाया कि ये सब एक किनारे हो गए और ओबीसी पूरी तरीके से हावी हो गई, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे प्रदेशों में हो। वही एक कारण है कि जब ओबीसी पर सवाल खड़ा किया गया तो जहां एक और विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो गया, वही आपने भी सफाई देना शुरू कर दी कि नहीं। तो क्या अब ओबीसी का जमाना आ गया पूरी तरीके? नहीं वर्मा जी, मैं किसी का जमाना नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका अधिकार है। हाँ, उनको राजनीतिक आरक्षण मिले। हाँ, ये चुनाव में राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा मेन आरक्षण से कुछ हट करके मुद्दा होता है, आप भी समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण मिलना उनका अधिकार है और उनके अधिकार के साथ हम ईमानदारी से खड़े हुए हैं। हम ये नहीं तय कर रहे कि हमें वोट देंगे कि किसको वोट देंगे कल, लेकिन हम उनके अधिकार के साथ खड़े, वोट देना उनका फैसला हो, किसको वोट देना चाहेंगे। प्रत्याशी जब तय होंगे तब ये बात तय होगी जब चुनाव घोषित होंगे। आज हम उनके साथ इसलिए खड़े कि उनके इस अधिकार पर अगर कोई नजर लगाए हुए कुछ ताकतें उसको कमजोर करना चाहती तो हम उसको कमजोर नहीं करना चाहते। और मुझे मानना है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर जब सत्ता में आई है तो वो केवल अपने परिवार जातिवाद के लिए नहीं आई है, वो सबके विकास के लिए आई है और वो उन सारी ताकतों से लड़ेगी जो कमजोर के, जो दलितों के, जो पिछड़ों के अधिकारों को छीन रहे, उनसे हिंसा करते हैं, जो लोकतंत्र में अधिकार पाने के बाद अपने घरों की तिजोरियां बांटते, उन सबसे लड़ेगी। और उसके लिए अगर हमें आलोचना है, मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं, हमारे दोनों साथी बैठे हैं, अगर आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही, आयोग भी गठित कर रही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर के खड़ी है, तो आप कहिए ना कि हम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में उसके साथ हैं। आप तो अपनी अलग दुकान चला रहे हैं, आप अभी से क्यों चुनाव की बात कर रहे हैं? आप लड़ाई लड़िए, ओबीसी का आरक्षण है जो मिलना चाहिए। आपकी दुकान ये बता रही कि आपको ओबीसी के आरक्षण से ज्यादा चिंता अपने वोट की है। योगेश जी मैंने शैलेंद्र जी का सवाल बड़ा वाजिब है कि जब वो आरक्षण की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो आप कहिए कि आपके साथ है, क्या दिक्कत? आप तो वो नौबत लेके आए हैं, हम तो जनता के सामने जा रहे हैं, जनता को हम बता रहे हैं कि पहले ये लोग क्या करते हैं, आरक्षण की नियमावली बनाते हैं। मैं एक अभी बात कर रहा था
इन्होंने क्या किया है, एक जालौन जनपद है, आप जानते हैं वो तो अभी आप बता चुके हैं। उसमें आप समझिए कि जितनी भी जिला पंचायत और नगर पालिका की जितनी सारी सीटें हैं वो सारी की सारी आरक्षित है। चलिए वो यानी आप पहले आप क्या करना चाह रहे हैं वो जनता को बताने की आवश्यकता है। ये आरक्षण विरोधी है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। आज जब आपको समझ में आने लगा कि नहीं अब हमारे साथ ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, उल्टा हो जाएगा, तो आप आयोग भी बना रहे हो। तो एक मिनट सोनू, ये बताइए कि अगर सरकार अगुवाई करके और फिर आरक्षण लागू करके चुनाव कराती है तो आपको साथ में होना चाहिए, जैसे शैलेंद्र जी कह रहे हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं सरकार कहां लागू करना चाहिए। सरकार तो हमारे दबाव में, जब हम लोगों ने बताया कि हम आंदोलन कर देंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे, और जो है पिछड़ा समाज की बात करते हैं नेता ये जमीन में आएंगे, वो राजभर चिल्लाने लगे कि केशव मौर्य जो पिछड़ों के नेता थे वो चिल्लाने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ है। पता है किसके साथ है, गठबंधन के साथ किसके साथ आने लगे, राजभर वो तो राजभर के साथ कुछ कह रहे हैं। हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने जैसे कहा कि भाई सरकार की जो मंशा थी, सरकार की मंशा थी नहीं, हमारे दबाव में जब हमने कहा कि कोर्ट लिखे थे कि हम कोर्ट का आदेश मानेंगे, उससे पहले हमने कह दिया कोर्ट का आदेश नहीं है, इसके लिए अगर हमको आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, हमको कोई रिट दाखिल करनी पड़ेगी तो हम रिट दाखिल करेंगे, और अगर इस पे सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग जमीन पे उतर के पिछले समाज के लिए, आरक्षण के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अखिलेश शैलेंद्र जी, मुझे एक सवाल बताइए, क्या आपकी घेराबंदी न केवल विपक्ष ने की बल्कि आपके सहयोगी दलों ने भी कर दी? सबसे पहले अपना दल यस का बयान आया, हम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद अब मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे, और उन्होंने भी कह दिया कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या जो बीजेपी है या योगी सरकार है तो उसके सामने दो मोर्चे खुल गए, एक तो विपक्ष था और दूसरा उनके सहयोगी दल भी उनके वर्मा जी, योगी सरकार के सामने किसी का मोर्चा नहीं है, क्योंकि योगी सरकार पहले दिन से 27% का ओबीसी आरक्षण देकर के गई थी, और जो ये परिस्थितियां पैदा हुई उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया उससे ये परिस्थितियां पैदा हुई। उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का आदेश नहीं है, उच्च न्यायालय का अपना आदेश है। हमने भी उससे सहमति जताई, और हमारे जो हमारे जो हमारे सहयोगी दल थे वो हमारे साथी तो खड़े हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। यही दबाव में आ गई सरकार, यही दबाव में आ गई अपने और ओबीसी समाज उनको जवाब देगा, कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी देगा, 24 में देगा, अभी भी दिया था विधानसभा में जो ओबीसी के बड़े बड़े लंबादार थे उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार बना के वो लंबादारों को घर में बैठा दिया है उनको, और जो भ्रष्टाचारी नेता थे ओबीसी के बोर्ड से जो जीत करके विधानसभा में गए तो भ्रष्टाचार में सो रहे हैं। एक मिनट, एक सवाल अब आखिरी आप लोगों से पूछेंगे, इसका भी जरा जवाब दीजिए। आज पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं राम अवतार सिंह, उनका बयान आया, वो कहते हैं कि जो आरक्षण करना, सर्वे करना बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ा कठिन काम है, और हम तो हर जिले में जाएंगे, यानी 75 जिले में भी जाएंगे वो, तो क्या आपको लगता है कि शैलेंद्र जी की 6 महीने में ये काम पूरा हो पाएगा? नहीं, देखिए, जो आयोग गठन किया जाता है वर्मा जी तो स्वतंत्र होता है,
उनको अपना काम करने का तरीका जो 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 होता है, गाइडलाइन जो होती है, उस पर वो करेंगे। उस पर हम लोग प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त करें? और अभी कोई समय की कोई इसमें सीमा निर्धारित हुई है, बांधा जा सकता है। 6 महीना तो कानूनी प्रक्रिया होती है कि एक आयोग जो गठित होता है 6 महीने के लिए होता है। तो कोई भी आयोग गठित किया जाए, 3 दिन में फैसला देगा, 13 महीने में देगा, वो तो अलग बात है। तब तो ये आयोग कभी कभी अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए वो तो बहुत बार आप तो जानते हैं, आप तो जानकार आदमी, देश में आयोग गठित होते हैं और देश में आयोग गठित, ये आयोग का फैसला करेगा, ये आयोग का अपना अपना अपने रमेश। और वो देखिए, ये हम लोग इसलिए नहीं बैठ सकते, हम लोग आयोग को ये नहीं कह सकते कि आप 3 दिन में फैसला दे दीजिए, उनका विवेक है, वो फैसला देंगे। अभिषेक आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने आपसे क्या कहा ना, सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार ने 6 महीने का समय दिया। उसके बाद अभी शैलेंद्र, हमारे बड़े भाई शैलेंद्र दीक्षित जी ने कहा उनको 3 महीने के बाद 6 महीने का बता रहा हूँ ऊपर पालिका परिषद में जिनमें आरक्षण के लिए अगर आयोग एक दिन में 10 भी निपटाएगा तो भी 6 महीने में इसका निस्तारण नहीं हो पाएगा, और निस्तारण होने के बाद उस पर फिर से आपत्तियों निस्तारण का समय दिया जाता है। ये व्यवस्थाएं हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराना। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, मैं यहाँ कह के जा रहा हूं, 6 महीने के भीतर भी आयोग द्वारा कोई निर्णय नहीं आ पाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है, और सरकार की मंशा के लोग आयोग से लेकर के सब लोग काम कर रहे हैं। ये इसका पूरा उद्देश्य है। आप बस अंत में एक लाइन बोलिए। मैं एक लाइन में बता रहा हूं, ये देश का दुर्भाग्य होगा अगर ये बात कही जाए कि हम इतनी जल्दी 75 जिलों के डेटा स्टैट्स पे हम काम नहीं कर सकते। 130 करोड़ वाला ये देश अगर ऐसे प्रश्न अगर खड़ा कर रहा है तो अपने बारे में सोचना चाहिए। प्रक्रिया को समझना चाहिए, तो उस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है, ये भी निराधार साबित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। निश्चित रूप से निकाय चुनाव को लेकर के अब राजनीति जरूर गर्मा गई है, लेकिन ये बात भी सही है कि आयोग का गठन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई है। अब सुनवाई होगी, क्या होता है देखते रहिए। लेकिन ये भी तय हो गया कि ओबीसी का जो आरक्षण है ये एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन गया है, जिसके लिए सारे दल पूरी तरीके से भवन में जो है घी डालने का काम कर रहे हैं। देखते रहिए किसके पक्ष में ये हवन जाता है, और विचार मंथन भी देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News